तूफानी रात में समुन्दर की लहरें जोर जोर से उछल रही हैं। एक छोटी सी लकड़ी की नाव उन्हीं लहरों के बीच बुरी तरह हिल रही है। राघव किसी तरह नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं और वो काफी थका हुआ लग रहा है। तेज हवा के बीच वो शैल को मजबूती से पकड़ लेता है ताकि नाव पलट ना जाए, लेकिन तूफान अभी भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हे भगवान, मुझे बचाओ, ये तूफान मुझे मार डालेगा, मेरी नाव टूट रही है। तभी अचानक एक बड़ी सी लहर नाव से टकराती है। नाव के अंदर पानी भरने लगता है और वो धीरे धीरे समुन्दर में डूबने लगती है। राघव सेल पर अपनी पकड़ खो देता है और गहरे समुन्दर में डूबने लगता है। कोई है? बचाओ, मुझे तैरना, मेरी मदद करो। कुछ ही पलों में वो समुन्दर की गहराइयों में समा जाता है। 3 दिन बाद सूरज तेज चमक रहा होता है और मौसम अब शांत दिख रहा होता है। इस दूर के द्वीप के किनारे पर राघव बेहोश और पूरी तरह गीला पड़ा होता है। छोटू, एक 10 साल का आदिवासी लड़का, दौड़ता हुआ उसके पास आता है और देखता है कि राघव जिंदा है या नहीं। जब छोटू को पता चलता है कि राघव जिंदा है तो वो दूसरे लोगों को बुलाता है। बाबा, बाबा, जल्दी आओ, देखो समुन्दर से कोई बहकर आया है। भीम, जो आदिवासी मुखिया होता है, झाड़ियों से बाहर आता है और राघव को देखने लगता है। वो राघव के पास आकर उसकी नब्ज जांचता है। ये जिंदा है छोटू, ये हमारी तरह नहीं दिखता, ये बाहर की दुनिया का इंसान लगता है। तूफान इसे यहाँ छोड़ गया है। बाबा, इसके कपड़े कितने अजीब हैं। क्या ये हमें नुकसान पहुँचाएगा? नहीं, ये अभी बहुत कमजोर है। हम आदिवासी हैं, हम किसी भटके हुए को मरता नहीं छोड़ सकते। इसे अपने गांव में ले चलते हैं। भीम राघव को अपने कंधे पर उठा लेता है और द्वीप पर बसे अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। छोटू भी उनके साथ साथ चलने लगता है। 1 हफ्ते बीत जाते हैं। राघव मिट्टी और बांस से बनी एक आदिवासियों की झोपड़ी में आराम कर रहा होता है। सोमा वहीं उसकी देखभाल कर रही होती है और उसका इलाज कर रही होती है। राघव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी धुंधली नजर धीरे धीरे साफ होने लगती है। सोमा को अजीब कपड़ों में देखकर वो चौंक कर उठने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो फिर गिर पड़ता है। सोमा उसे हाथ देती है और धीरे से उठने में मदद करती है। आराम करो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारे शरीर में अभी भी ताकत नहीं है। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? मेरी नाव कहाँ है? मुझे मेरे गांव जाना है। तभी भीम ताजे जंगली फलों की टोकरी लेकर झोपड़ी में आता है। भीम फलों को कोने में रखकर राघव के पास जाता है। ये हमारा घर है। तुम्हारी नाव टूट गई पर तुम्हारी जान बच गई। ये जड़ी बूटी का रस पियो। सोमा राघव को हरे रस का एक कटोरा देती है। राघव कुछ देर के लिए रुकता है, लेकिन रस की खुशबू उसे ठीक लगती है। राघव धीरे धीरे रस पीता है। उसका स्वाद उसे अच्छा लगता है। ये क्या है? ये तो बहुत स्वादिष्ट है और मेरा दर्द कम हो रहा है। ये जंगली जड़ी बूटियाँ और जंगली शहद है। हमारा जंगल ही हमारी सबसे बड़ी दवा है। राघव उन दयालु आदिवासी लोगों को देखता है और समझ जाता है कि वो सुरक्षित है। वो फिर से अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। राघव अब लगभग ठीक हो चुका है। वो भीम और छोटू के साथ जंगल में चल रहा होता है। तीनों एक अजीब सी झाड़ी के पास आते हैं जिसमें नीली शकरकंद जैसी सब्जियां होती हैं। भीम पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें ध्यान से तोड़ता है और छोटू उन्हें एक एक करके इकट्ठा करता है। आप लोग सब्जियों को इतने आराम से क्यों तोड़ रहे हैं? मेरे गांव में तो लोग फावड़े से सीधा पौधे को ही उखाड़ लेते हैं। राघव, धरती हमारी माँ है। अगर हम जमीन को गहरी चोट पहुंचाएंगे तो ये अगली बार अनाज नहीं देगी। हम सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत हो। देखो राघव भैया, ये कंदा है। इसे आग में पकाने से ये मीठा हो जाता है और ये बहुत ताकत देता है। राघव एक सब्जी लेता है और उसे सूंघता है। उसकी खुशबू मीठी लगती है। वो मुड़कर देखता है तो जंगल में आसपास कई अलग अलग पौधे दिखते हैं। हम शहर में इतनी खादें और दवाएं डालते हैं, फिर भी खाने में ये खुशबू नहीं होती। आपका जंगल तो खजाना है। जंगल तभी खजाना रहता है जब तुम लालच नहीं करते। चलो, आज तुम्हें जंगल का खाना बनाना सिखाते हैं। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और अपनी टोकरियों में कई तरह के फल और सब्जियां इकट्ठा करते हैं। रात को सोमा गांव के बीच में खुली जगह पर खाना बनाने की तैयारी करती है। सोमा तोड़ी हुई नीली सब्जियों को पानी के बर्तन में धोती है, फिर उनके टुकड़े करती है और फिर उन्हें काटती है। वो बिना तेल के उन सब्जियों में जंगली मसाले और लाल फल का रस मिलाती है। राघव ये सब देखता रहता है। सोमा जी, आप बिना तेल के खाना बना रही हैं? हमारे यहाँ तो बिना तेल के कोई खाना बनाता ही नहीं। तेल की क्या जरूरत है? जब हम इसे हरे बांस में डालकर आग पर रखेंगे तो बांस का पानी इसे स्वाद देगा। सोमा मसाले लगी सब्जियों को बांस में भरती है। वो उसका मुंह पत्ते से ढककर उसे जलते हुए कोयले पर रख देती है। कुछ ही देर में उसमें से मीठी खुशबू आने लगती है। खुशबू आ गई। राघव भैया, अब तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे।
सोमा कपड़े से बांस को ध्यान से उठाती है और चाकू से उसे खोलती है। फिर वो पका हुआ खाना पत्तल में डाल देती है। राघव बड़ा निवाला लेता है और उसके चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है। ये तो बहुत लाजवाब है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। ये प्रकृति का अपना स्वाद है राघव। राघव खाने को देखता है। उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगता है। ये सफर लंबा था और फिर उस दिन से 5 साल बाद द्वीप के किनारे एक बांस और मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा ढाबा खड़ा होता है। जगह शांत और हवादार दिख रही होती है। सोमा मसाले लगी सब्जियों को बांस में भरती है। वो उसका मुंह पत्ते से ढककर उसे जलते हुए कोयले पर रख देती है। कुछ ही देर में उसमें से मीठी खुशबू आने लगती है। खुशबू आ गई। राघव भैया, अब तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। सोमा कपड़े से बांस को ध्यान से उठाती है और चाकू से उसे खोलती है। फिर वो पका हुआ खाना पत्तल में डाल देती है। राघव बड़ा निवाला लेता है और उसके चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है। ये तो बहुत लाजवाब है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। ये प्रकृति का अपना स्वाद है राघव। राघव खाने को देखता है। उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगता है। ये सफर लंबा था और फिर उस दिन से 5 साल बाद द्वीप के किनारे एक बांस और मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा ढाबा खड़ा होता है। जगह शांत और हवादार दिख रही होती है। ढाबे के दरवाजे पर पत्तों से बना एक बोर्ड लगा होता है। इस ढाबे को राघव ही चला रहा होता है। अब अभी उसकी उम्र थोड़ी और ज्यादा दिख रही है और जंगली सब्जियों और फलों से गांव का खाना बना रहा होता है। छोटू, टेबल नंबर 3 पर थोड़ा और जंगली शहद और बांस वाला कांदा सलाद ले जाओ। जल्दी करो। आया राघव भैया। सब लोग आपके बनाए हुए फलों के रस के दीवाने हो गए हैं। छोटू अब बड़ा लग रहा है और राघव के हर काम में मदद कर रहा होता है। लोग ढाबे में बैठकर स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे होते हैं। तभी वहाँ भीम आता है। राघव, तुमने तो हमारे पुराने तरीकों को एक नया रूप दे दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। भीम जी, ये सब तो आप लोगों की कृपा है। इस जंगल ने मुझे नई जिंदगी दी है। ये ढाबा इस धरती माँ को मेरा एक छोटा सा धन्यवाद है। माहौल शांत होता है। प्राकृतिक खाने की खुशबू और लोगों की खुशी से भरा हुआ माहौल। राघव, भीम और छोटू इसी खुशी से देखते हैं। और फिर एक दिन द्वीप के किनारे एक मोटर बोट आती है। कबीर, एक समझदार दिखने वाला जवान आदमी, बोट से उतरता है। उसके पीछे एक कैमरामैन भी उतरता है। कबीर मुस्कुराते हुए आसपास देखता है, फिर कैमरा के सामने रिपोर्टिंग शुरू करता है। दोस्तों, 5 साल पहले एक मछुआरा तूफान में गायब हो गया था। सबने सोचा कि वो मर गया, पर कुछ दिन पहले ही एक समुद्री जहाज ने इस अनजान गुलाबी द्वीप पर एक ढाबा देखा। क्या राघव जिंदा है? आइए देखते हैं। कबीर और कैमरामैन ढाबे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें छोटू दिख जाता है। कबीर उससे बात शुरू करने की कोशिश करता है। क्या तुम इसी द्वीप से हो? क्या यहाँ राघव नाम का कोई आदमी रहता है जो शहर से आया था? आप लोग कौन हो और ये अजीब काली सी चीज क्या है? हम बाहर के लोगों से बात नहीं करते। डरो मत, हम कोई दुश्मन नहीं है। हम बस राघव से मिलना चाहते हैं। छोटू कुछ देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन कबीर उसे सच्चा लगता है। वो उन्हें ढाबा ले जाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद छोटू कबीर और कैमरामैन को ढाबे तक ले आता है। कबीर राघव को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। आप सच में राघव हैं? आप जिंदा हैं? आपके गांव वाले तो आपको मृत मान चुके हैं। हाँ, मैं ही राघव हूँ, पर अब मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। आइए, आप इतनी दूर से आए हैं, पहले कुछ खा लीजिए। राघव उन्हें टेबल पर बिठाता है और जंगली सब्जियों और फलों से बना हुआ खाना परोसता है। कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्ड करता है। ये क्या है राघव जी? आप पहले एक निवाला तो खाइए, फिर खुद फैसला कीजिए कि कैसा लगा। कबीर हिचकिचाते हुए एक निवाला लेता है और उसे वो तुरंत पसंद आ जाता है। ओह माय गॉड, ये स्वाद तो बेमिसाल है। इसमें तो एक अलग सी ताजगी है। राघव किचन के दरवाजे के पास खड़े भीम और सोमा को देखता है। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वहाँ रहते हुए राघव कबीर को हरे भरे जंगल में घुमाता है। वो उसे प्रकृति की सुंदरता और जंगली फल दिखाता है। राघव उसे नए लगाए हुए पौधे और बड़े पेड़ भी दिखाता है। कैमरामैन सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड करता रहता है। राघव जी, आपका खाना तो कमाल का है, पर जंगल से रोज फल तोड़ने से क्या जंगल खत्म नहीं हो जाएगा? यही तो सबसे बड़ी बात है कबीर। हम जंगल से जो भी लेते हैं उससे दुगना वापस देते हैं। कबीर राघव की सादगी और प्रकृति के लिए उसके प्यार को देखकर मुस्कुराता है। वो कैमरे के सामने बोलना शुरू करता है। दोस्तों, ये एक अद्भुत सीख है। जहाँ शहरों में लोग जंगल काट रहे हैं, वहाँ ये आदिवासी समुदाय और राघव मिलकर प्रकृति को और जिंदा बना रहे हैं। कैमरामैन जंगल का पूरा चक्कर लगाता है और अलग अलग तरह के फल सब्जियों को रिकॉर्ड करता है। और कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद कबीर आदिवासी ढाबे के सामने खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आदिवासी ढाबे की। ये सिर्फ एक ढाबे की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सबक है कि हम कैसे प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। राघव अब शहर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें उनका असली परिवार और सुकून यहाँ मिल गया है। कबीर राघव की तरफ मुड़ता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, हमें ये रास्ता दिखाने के लिए। आपका भी धन्यवाद। बस दुनिया से कहिएगा कि जंगल को बचाए रखें, तो जंगल हमें कभी भूखा मरने नहीं देगा। कबीर सहमति में सिर हिलाता है। इसके बाद कैमरामैन रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और कबीर और कैमरामैन अपनी बोट में बैठकर द्वीप से चले जाते हैं। राघव आदिवासी समुदाय के साथ वहीं उसी द्वीप पर रहता है और अपना मिट्टी से जुड़ा आदिवासी ढाबा चलाता रहता है। कहानी यहीं खत्म होती है।